हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। ये हमारा पॉलिटी का आज लास्ट वीडियो है, तो इसमें हमारी आज पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से इसका विचार लिया गया है। भारत के संविधान की संवैधानिक जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में, मतलब 50-50 का रखा गया है ना। तो 2 अधिक दिए गए हैं तो 52 विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में। और कहाँ से ली गई है अवधारणा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो शिक्षा का संबंध समवर्ती सूची में आता है। मतलब शिक्षा के लिए केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, इसलिए क्या है, समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से पूर्व, मतलब जब 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था 1956 के पहले, तो शिक्षा का विषय किसके अंतर्गत था? राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन इसमें संशोधन करके राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया। निम्नलिखित में से सूची में से शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। 11 और 12 अनुसूची अलग से जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, केवल 8 थी। इसके बाद फिर 9वीं, 10वीं, फिर 11वीं और 12वीं क्रमशः जोड़ी गई। तो 9वीं थी भूमि सुधार से, 10 थी दल बदल कानून से, 11वीं थी पंचायतों से और 12वीं थी नगर नियोजन से संबंधित थी। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन किस में सम्मिलित किया गया है? तो भारत में कि संविधान में जो आर्थिक आयोजन है वो समवर्ती सूची में लिया गया है। आर्थिक आयोजन कहाँ पर रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 तरह के आर्थिक और सामाजिक आयोजनों का शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची में कितने प्रकार के हैं? तो 20 तरह के प्रविष्ट किए गए हैं आर्थिक और सामाजिक समायोजन, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आती है सिर्फ कृषि। कृषि कहाँ पर आती है? राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। राज्य सूची के अंतर्गत आती है कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आती है। और दंड और जो शिक्षा है वो समवर्ती की सूची का दी। दंड केंद्र और राज्य दोनों दे सकते हैं, शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, और रक्षा केंद्र देती है, और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सी आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं अंतर्राज्यीय नदियाँ, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। हमारे संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो मजदूरी संघ समवर्ती सूची में आते हैं, लेकिन जो शेयर और जो भावी फ्यूचर्स बाजार हैं वो संघ सूची या मतलब समवर्ती सूची में नहीं आती। शेयर बाजार और भावी जो फ्यूचर्स बाजार हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते। जबकि मजदूर संघ, जंगली जानवर और पक्षी संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं। इसके अंतर्गत शेयर बाजार और वायदा बाजारों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत मजदूर संघ, जंगल, पक्षी संरक्षण और रखे गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल किए गए हैं। कोई भी ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना किया गया हो, तो उस मद को कानून कौन बना सकता है? मतलब ऐसी कोई भी सूची जिसमें कोई भी विषय संघ सूची के मुद्दे शामिल किए गए, इसमें कोई भी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में नहीं किया। मतलब जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में इसमें विषय में कोई कानून नहीं जोड़ा गया है, तो उस पर सिर्फ केवल संसद कानून बना सकती है।
यदि कोई विधेयक मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या संबंधी सूची में शामिल नहीं किया गया है तो वो अपशिष्ट विषय कहलाता है। और इस पर अनुच्छेद 248 के अनुसार उसको अपशिष्ट शक्तियों पर जो विधान बनाने की शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास होती है। तो अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियों पर नियम बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अपशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघ, राज्य और संबंधी सूची में नहीं किया गया तो क्या कहा जाता है? अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। तो ये किस में निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं अपनी संसद में, है ना। तो लोकसभा में निहित होती हैं, अर्थात संसद में निहित होती हैं। तो अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची या संबंधी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, तो वो अपशिष्ट शक्तियां आती हैं। और इन पर जो शामिल किए गए हैं तो वो कौन होती है? राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए हैं तो वो राज्यसभा और लोकसभा, इसमें दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, अर्थात संसद दोनों में सम्मिलित होती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची की भाषा क्या थी? तो 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें पहली है असमिया, बांग्ला, बोडो, संथाली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को इसमें शामिल किया गया है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है इंग्लिश। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई है? तो बाद में जोड़ी गई थी सिंधी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी सिंधी। ये 3-4 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। पहले संविधान जब संशोधन किया गया था 21 में, तो उसको सिंधी जोड़ी गई थी, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को बाद में इसमें जोड़ा गया था। भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। जब 8वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो इसमें कितनी भाषाएं थी? सिर्फ 14 भाषाएं थी। फिर इसमें 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन करके इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी, और 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और इसमें मिलाकर अब 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान में 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी राज्य भाषा है? तो इसमें उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान 22 भाषाएं हैं, जिसमें उर्दू जम्मू कश्मीर की राजभाषा भी है। निम्नलिखित में से विषय केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आते, तो कौन सा विषय केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मजदूरी संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना केंद्र के अंतर्गत आती है। बैंकिंग केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और विदेशी ऋण भी केंद्र सरकार के अंतर्गत या केंद्र सूची का विषय है। समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 है, जिसमें से मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना, बैंकिंग और जो विदेशी ऋण है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब आता है पंचायती राज। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सभी रूप से निरूपित करती है। तो जो अभिव्यक्ति ग्राम सभा है वो सभी रूप से निरूपित करती है। तो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को, पंचायत के लिए जो निर्वाचन मंडल है वो कौन निरूपित करती है? तो लोग ग्राम सभा निरूपित करती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर चुनाव के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलाकर बना एक निकाय अभिप्रेत होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सेवा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, इसके अंतर्गत 243 की बी के अनुसार ग्राम सभा में एक ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से
संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्क इसमें शामिल किए जाएंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो ये 40 अनुच्छेद जो 40 है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पहली बार भारतीय पंचायती राज प्रणाली को निर्देशित करने की बात की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में निर्देश के अधीन प्रारंभ की गई है। इसमें नीति निर्देशक शब्दों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करने, उनमें स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 3 स्तरीय पंचायत राज तंत्र शामिल करता है। जो 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र है वो शामिल करता है। इसमें क्या होंगी? एक ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक या पंचायत समिति होगी, फिर क्या होगा? एक जिला परिषद होता है। एक देखो जिला पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर होता है और एक जिला परिषद होती है। जिला पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। संविधान की 73वें संविधान संशोधन 1952 24 मार्च 1993 में लागू किया गया था। 24 मार्च 1993 को लागू किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को स्थापना की गई थी। इसमें ग्राम में, ब्लॉक में और जिला स्तर में इसको स्थापित किया गया था। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर इसको लागू किया गया था। तो ग्राम में ग्राम सभा, ब्लॉक में ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें ग्राम सहकारी सोसाइटी एक पंचायती राज संस्था नहीं होती, बल्कि ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्यायिक पंचायत होती हैं। लेकिन जो ग्राम सहकारी सोसाइटी होती है वो ग्राम पंचायतों की संस्था नहीं होती। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये तीनों पंचायती राज संस्थान हैं, जबकि जो ग्राम सहकारी सोसाइटी होती है वो इसके रूप में नहीं आती। भारत में त्रिपंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बलवंतराय मेहता समिति द्वारा की गई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इस समिति का गठन 1957 में बलवंतराय मेहता समिति की अध्यक्षता में की गई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। इसने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया था और इस समिति की सिफारिश 1 अप्रैल 1958 में लागू की गई थी। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई थी और इसका प्रतिवेदन 1957 में अपना दिया था और गठन भी 57 में किया गया था बलवंतराय मेहता समिति का। निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंतराय मेहता समिति। ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की थी। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी अपने राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी, जबकि नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा सरकार ने वर्ष 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था राजस्थान सरकार ने। राजस्थान पहला ऐसा शहर था जहां पर स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था 1959 में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय होता है स्थानीय सरकारों का गठन करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय
स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी का होना होता है और देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज की लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संशोधन का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो संशोधन के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 243 क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था इसमें लागू की गई है। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतः स्थापित भाग 9 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 में पंचायतों के संबंध में विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न स्तर और क्रियाकलापों से संबंधित विषय का उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायती राज का प्रशासनिक कार्य नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं होता? तो कॉलेज और शिक्षा उपलब्ध कराना ये इसका कार्य नहीं होता, बल्कि सफाई और आवाहन तंत्र उपलब्ध कराना होता है। कब्रगाह और शमशान उपलब्ध कराता है। सड़क, तालाब और कुएं का अनुरक्षण करना भी ग्राम पंचायतों का कार्य है। सफाई करना, कब्रगाह और मतलब जो शमशान है वो उपलब्ध कराता है। सड़क, तालाब, कुएं उपलब्ध कराता है, लेकिन कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान इसका नहीं है। कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य नहीं होता। अनुच्छेद 243 के जी के तहत 11वीं अनुसूची में 19 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें सफाई, आवाहन तंत्र, कब्रगाह, शमशान सामुदायिक अस्थियों के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। सड़क, तालाब, कुएं और अनुरक्षण कार्य ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। 243 जी के तहत इसका प्रावधान करता है। भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1952 पारित किए जाने का कारण क्या था? तो ये पंचायती राज्यों को बल प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। 73वें संविधान संशोधन 1952 को लागू करने का कारण। भारत के संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करता है। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्नलिखित में कौन सा सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है पंचायती राज। जो आधारिक मतलब आधार में लोकतंत्र कौन लागू करता है? तो पंचायती राज करते हैं। भारत में पंचायती राज वैधानिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। आधारित लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी से संबंधित होता है। अब आता है विधिक। इससे हमारी लोक पंचायत खत्म होती है। अब क्या पढ़ेंगे अपन? विधिक। निम्नलिखित में संविधान का वह कौन सा भाग है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 बहुमत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो किसी भी महिलाओं के लिए नगर पालिका में आरक्षण दिया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1/3 सीटें आरक्षित की गई थीं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका संबंधी प्रावधानों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग इस वर्ष बनाया गया था। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? तो ये 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। पंचायती अधिनियम भी अपने 1992 में लाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग वर्ष 1992 में बनाया गया। यह एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास और प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? संघ और राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विषय की प्रगति को मूल्यांकन करना होता है। 1992 में इसका गठन किया गया था। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति लाई गई थी 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष 2001 में अपनाई गई।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका अंग है? तो विधान परिषद और राज्यसभा, ये तो विधायिका के सदस्य होते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है तो वो न्यायपालिका का सदस्य होता है, लेकिन जो उप निरीक्षक होता है वो कार्यपालिका का अंग होता है। विधान परिषद का सदस्य और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद का सदस्य और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधायी सदस्य होते हैं, मतलब विधायिका के सदस्य होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सदस्य होता है, और जबकि जो उप निरीक्षक है वो कार्यपालिका का अंग होता है, कार्यपालिका का अंग होता है। संघ राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निर्देशाधिकार का उपयोग करती हैं। तो जो 5 शक्तियाँ हैं वो निर्देशाधिकार करती हैं सुरक्षा परिषद का। इसमें करती हैं जो 5 महाशक्तियाँ होती हैं वो महादेशाधिकार का उपयोग सुरक्षा परिषद में करती हैं। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ अर्थात रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करती हैं, मतलब वीटो शक्ति का प्रयोग करती हैं। ये 5 शक्तियाँ संयुक्त मतलब राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी का वहन करती हैं। कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकरण को दुनिया के पुलिसमैन भी कहा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का अधिकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इससे 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ही हैं। ये वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूक्रेन और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। संविधान में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य है चीन का लोक गणतंत्र, चीन का लोक गणतंत्र इसमें शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा देश एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी सदस्य नहीं है, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके और चीन भी इसका सदस्य है, लेकिन जर्मनी इसका सदस्य नहीं होता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया है रूस ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता या संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन रूसो या फ्रांसीसी विचारक ने की थी। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा अपनी प्रस्तुतिकृति सोशल कॉन्टेस्ट में प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में। इन्होंने क्या कहा था कि जो सर्वोपरि सत्ता होती है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में। यह इन्होंने सामान्य इच्छा कहा था। इसको क्या कहा था? जनरल विल कहा था या फिर सामान्य इच्छा कहा था। इसमें इनने किन में प्रतिपादित किया था रूसों ने? तो सोशल कॉन्टेस्ट में इसको स्पष्ट किया था। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से। ऐतिहासिक रूसी क्रांति का प्रारंभ 1917 में हुआ था। इस क्रांति का प्रारंभ सोवियत यूनियन के तत्कालीन शहर पेट्रोग्राड, अब जिसका नाम क्या है सेंट पीटर्सबर्ग है, उसमें इसको प्रारंभ किया गया था। पेट्रोग्राड जो कि अब क्या है सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया था 1917 में। निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का संबंध प्रसिद्ध नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, ये बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व था, जिसको 1789 में लिया गया था। मतलब क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, जिसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति के उपरोक्त विचार में इस क्रांति में नायक नेपोलियन तथा रोबेस्पियर रूसों के सिद्धांतों से प्रभावित था।
जो इस क्रांति के नायक थे नेपोलियन तथा रॉबेस्पियर रूसों की क्रांति के सिद्धांत से प्रभावित थे। रॉबेस्पियर। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे माओ जेडोंग। तो चीनी मुक्ति के समय जब चीन मुक्त हुआ था तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेन अध्यक्ष कौन थे? माओ जेडोंग। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना लंबे संघर्ष के पश्चात 1 अक्टूबर 1949 में की गई थी। 1949 में की गई थी। इस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो माओ जेडोंग थे, जो आधुनिक चीन के पिता कहा जाता है। तो आधुनिक चीन का पिता किनको कहा जाता है? माओ जेडोंग को कहा जाता है। और ये स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1949 को ये स्वतंत्र हुआ था। किसी अधिनियमित संविधान का पहला उदाहरण क्या है? तो किसी भी अधिनियमित संविधान का पहला उदाहरण है अमेरिका का संविधान। संविधान किसी अधिनियमित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका का संविधान है, जिससे 17 सितंबर 1787 में अपनाया गया था। 1787 में अपनाया गया था। अमेरिका संविधान की रचना फिलाडेल्फिया सम्मेलन में की गई थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में की गई थी 4 मार्च 1789 को। सब लोग फ्लैट हो गए थे जब इन्हें अपना संविधान लागू किया था। सब फ्लैट हो गए थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। 4 मार्च 1789 को इसको लागू कर दिया गया था। 79 में, लेकिन 1787 में इसको अपनाया गया था। संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। इनमें से कौन सा कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम महिलाओं के हित के पक्ष में है। महिलाओं के हित के लिए 1956 में अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1986 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक कार्यों में संलग्न को प्रतिबद्ध कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था पारित? 1956 में अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इसमें संशोधन 86 में किया गया। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो अध्यक्षात्मक जो राष्ट्रपति वाली सरकार बनती है वो बनती है कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका और विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता। मतलब कार्यपालिका और जो विधानमंडल होता है उसमें कोई दोहराव नहीं होता। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो बहुमत के द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात सभी सही हैं। मतलब इसमें कार्यकाल निश्चित होगा, कोई दोहराव नहीं होगा कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच। और जो मंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो लोक बहुमत से चुने जाते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली वाली सरकार में सरकार का वास्तविक कार्यपालिका जो होता है वो कौन होती है? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसका उदाहरण अमेरिका के अध्यक्षात्मक प्रणाली से है, जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए किया जाता है जनता द्वारा, और कार्यपालिका और विधायिका के मध्य कोई टकराव नहीं होता। दोनों अपनी अपनी तरह से कार्य करती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा का नियमित सत्र प्रति वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। मतलब सब पर सितम ढाने के लिए होता है और मंगलवार से स्टार्ट होता है। तो तीसरे मंगलवार से सितंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक ये चलता है। भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित महासभा सत्र में
8वें सत्र के दौरान पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, जो कि 1953 में चुनी गई थी और अभी तक की पहली और लास्ट महिला अध्यक्ष बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? तो 1 साल के लिए चुनी जाती हैं। पहली कौन चुनी गई है महिला? तो विजयलक्ष्मी पंडित हैं, जो कि 8वें सत्र के दौरान चुनी गई थी और 1953 में इनको चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दौरान देशों में विश्व शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है सुरक्षा परिषद के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने शांति और सुरक्षा की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी है, UNSCO को SC को सौंपी है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो विश्व की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो ये दी गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी गई है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी होते हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, और 10 होते हैं जो कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है जो हेग में है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो चुने जाते हैं महासभा और सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से। महासभा और जो सुरक्षा परिषद है उनके संयुक्त बहुमत से चुने जाते हैं, वो संयुक्त रूप से चुनती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासंघ और सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि तक के लिए चुने जाते हैं। इनकी संख्या 15 होती है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। इनके सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 15 होती है और 9 वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं। इनका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? तो 9 वर्ष तक की अवधि के लिए काम कर सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति या अयूब खान के साथ ताशकंद कारगर पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो राष्ट्रपति याकूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 11 जनवरी मतलब एक जन इनका था, तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर राष्ट्र के भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मूल उद्देश्य दोनों देश में मध्य शांति स्थापित करना था। ताशकंद समझौते का देखो ताशकंद में हुआ था, लेकिन किन किन के बीच में था? भारत और पाकिस्तान के बीच में था। लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ के कौन थे? याकूब खान थे, जो कि 11 जनवरी 1966 को इसको हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील समझौते का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील समझौते का प्रस्तावक थे अपने जवाहरलाल नेहरू। देखो ताशकंद समझौते के थे लाल बहादुर शास्त्री और पंचशील समझौते कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौते के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांति समझौता यह शांतिपूर्ण सौहार्द के सिद्धांत था। इसको 1954 में भारत और चीन के मध्य स्थापित किया गया। देखो ताशकंद समझौता और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन जो पंचशील समझौता है वो भारत और चीन के मध्य में है। 1954 में इसको औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। इसमें 5 सिद्धांत लागू किए गए थे। इसमें क्या क्या 5 सिद्धांत थे? एक दूसरे के जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्व को आपसी सम्मान देंगे, मतलब एक दूसरे के जो क्षेत्रीय है अखंडता संप्रभुत्व के आपसी सम्मान करेंगे, अनाक्रमण करेंगे, मतलब एक दूसरे पे आक्रमण करेंगे, एक दूसरे के
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ होगा और शांतिपूर्ण सौहार्द से रहेंगे, जो कि कोई नहीं करता। मतलब दोनों ने नहीं अपनाया। चीन, भारत तो हमेशा अपनाता है, चीन ने तो कभी नहीं अपनाया। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता रहेगी, संप्रभुता के साथ आपसी सम्मान करेंगे। जो कि उनके क्षेत्र हैं वो अखंड रहेंगे, संप्रभु रहेंगे और आपसी सम्मान रहेंगे। अनाक्रमण रहेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और पारंपरिक जो लाभ हैं वो अपनाएंगे और शांतिपूर्ण सौहार्द से रहेंगे। पंचशील समझौते को लागू किया गया था 1954 में, भारत और चीन के मध्य इसको स्थापित किया गया था। हम आते हैं निम्नलिखित, इनको सुमेलित करना है। तो फासिस्टवाद ये कहाँ पे फासिस्टवाद लिया गया था? मुसोलिनी थे फासिस्टवाद के। प्रजावाद का संबंध था अपने विल्सन ने दिया था, तो वुडरो विल्सन ने। प्रजावाद सब में एक, मतलब हर एक इंसान के पास होनी चाहिए प्रजावाद, अपना बिल खुद पेश कर सकें, तो प्रजातंत्र विल्सन से संबंधित है। और फैसिस्टवाद अपने मुसोलिनी ने दिया था। और नित्सीवाद अपने रुडोल्फ हिटलर का है। तो नाजीवाद का सिद्धांत बोलते ना, तो नाजीवाद किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। और समाजवाद लेनिन ने दिया था। समाजवाद लेनिन, ले लो समाजवाद ले लो। फैसिस्टवाद मुसोलिनी, कोई नहीं मानता फैसिस्टवाद मुसोलिनी। अब आते हैं कौन, देखो नाजीवाद तो इसके जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का था। नाजीवाद किसका था? एडोल्फ हिटलर का था। और फासिस्टवाद किसका था? इटली के मुसोलिनी का था। फास्ट करना है कोई भी चीज़, बिल्कुल एकदम शोलनी, सबको मुसोलिनी, आपको मसलते हो जाना है। फासिस्टवाद मुसोलिनी का था। और रूडो विल्सन, तो विल्सन बिल को पालित कर सके, जो प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे। कौन थे? विल्सन थे प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक। और आते हैं रूसी क्रांति के जो समाजवाद का सिद्धांत था वो किसने डाली थी? वो लेनिन ने डाली थी। समाजवाद लेनिन की थी। निम्नलिखित में कौन सा एक राज घटक नहीं है? कौन सा एक राज घटक नहीं है? तो सेना एक राज घटक नहीं है, बल्कि जनता है, भूमि है और सरकार है, ये सभी राज घटक हैं, जबकि सेना राज घटक नहीं होती। सेना राज का घटक नहीं है, जबकि जनसंख्या, भूमि और सरकार ये सब राज्य के घटक होते हैं। इसके अतिरिक्त संप्रभुता भी राज्य के घटक के अंतर्गत आती है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा की बैठक कितनी बार होती है? वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की जो महासभा की बैठक है वो वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष सितंबर माह में किया जाता है और तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर तक होती है। सभी राष्ट्रों का महासभा का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें सभी राष्ट्र होते हैं, उनकी महासभा का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है यूनाइटेड नेशन की। अब आती है सरकार किसकी एजेंसी है? सरकार किसकी एजेंसी होती है? तो राज्य सरकार की एजेंसी होती है। सरकार राज्य एजेंसी की एजेंसी होती है। सरकार राज्य की एजेंसी होती है। राज्य की जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की बेहतरी हेतु सरकार कार्य करती है। तो जो सरकार होती है वो जनता की सामाजिक, आर्थिक और न्याय के लिए कार्य करती है। तो सरकार किसकी एजेंसी होती है? राज्य की एजेंसी होती है। राज्य के अधीन क्या आता है? तो राज्य के अधीन आंतरिक और बाहरिक दोनों संप्रभुताएं आती हैं। आंतरिक और बाहरिक दोनों संप्रभुताएं राज्य के अधीन आती हैं। स्टेट के 4 अनिवार्य तथ्य होते हैं। तो राज्य के कितने अनिवार्य तथ्य होते हैं? 4। पहली होती है जनता, उनके राज्य क्षेत्र, मतलब कि क्षेत्र में रहेगी, उनकी प्रभुसत्ता और संप्रभुता, जनसंख्या और जो राज्य क्षेत्र है वो राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। राज्य की संप्रभुता का आश्रय आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुताओं से है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राज्य का अनिवार्य तथ्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा तथ्य अनिवार्य तथ्य नहीं है? देखो, अपनी आबादी होती, मतलब जनसंख्या होती है, प्रशासन नहीं होता।
प्रशासन नहीं होता, जबकि संप्रभुता होती है और उसका क्षेत्र भी होता है। प्रशासन और राज्य की अनिवार्य तत्व नहीं होता, जबकि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता इसके तत्व होते हैं। राज्य के मूल तत्व क्या क्या होते हैं? उनकी जनसंख्या, उनकी प्रभुसत्ता, सरकार, भूमि, वहाँ मतलब भूभाग जो होते हैं वो सरकार के आधारभूत स्तंभ हो या तत्व होते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं होता। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व है प्रभुसत्ता, राज क्षेत्र और प्रशासन। ये सब क्या है? इसके अनिवार्य तथ्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, लेकिन कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं होता। क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं? न्यायिक परिषद होती है, आर्थिक सामाजिक परिषद होती है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स जिसका सदस्य मतलब अंग नहीं होता, संयुक्त राष्ट्र के नहीं होते। हाउस ऑफ कॉमन्स संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य मतलब अंग नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन होता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में शामिल किए जाते हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसके अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक सामाजिक परिषद होती है, न्यायिक परिषद होती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म या टीवी अभिनेता थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका के कौन थे? ये टीवी अभिनेता थे, तो ये थे रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले एक टीवी अभिनेता या फिर फिल्म अभिनेता थे। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1981 से 1989 तक रहा है। राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने से पहले ये रोनाल्ड रीगन प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता थे। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले कहा जाता था टोरी। ब्रिटिश कंजर्वेशन मतलब किसी भी कंजर्वेटिव मतलब अपन इससे याद रख देते हैं, अपन कंजक्टिव आइस हो जाती है ना, तो अपन इसको क्या कहेंगे? टोरी। तोड़ देंगे अपन, आंखें किसी से नहीं मिलाएंगे, किसी से आंखें कनेक्ट नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी? उसकी संसद का नाम हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी क्या है ब्रिटेन की? तो यह है टोरी। ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी को पहली टोरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। रॉबर्ट पील के प्रशासन में टोरी पार्टी का आधुनिक नाम ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी कहा गया था। तो किसने किया था? रॉबर्ट पील ने किया था। इसका नाम टोरी पार्टी का नाम क्या कर दिया था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी कर दिया गया था। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी रॉबेस्पियर ने। फ्रांस में जो आतंक का शासन था इसके लिए महत्वपूर्ण, इससे बाहर निकलने के लिए भूमिका निभाई थी किसने? रॉबेस्पियर ने। फ्रांस में आतंकवाद के शासन की अवधि 5 सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 तक चाहिए थी। इस अवधि में रॉबेस्पियर, जो कि एक वकील और राजनीतिक थे, रॉबेस्पियर थे, उनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस के आतंकवाद शासन के खिलाफ रॉबेस्पियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दल रहित लोकतंत्र का पक्ष कौन सा है? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि कोई भी दल मत बनाओ, सब लोग प्रकाश में रहेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की वकालत की थी। तो किसकी वकालत की थी? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की व्यवस्था की थी। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रतिपादन एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने किया था, किंतु इस सिद्धांत का व्यवस्थापिक समर्थन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। दल रहित के लिए देखो एम.एन. रॉय ने भी बोला था, गांधी जी ने भी बोला था और विनोबा भावे ने बोला था, लेकिन इसके सिद्धांत या जो सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनावी
पैदा नहीं करता। तो भारत में कौन चुनौती पैदा नहीं करता? तो समाजवाद कभी चुनौती पैदा नहीं करता। संप्रदायवाद करता है, प्रादेशिकता करता है और जातीयता हमेशा करती है, लेकिन समाजवाद कभी नहीं करता। सांप्रदायिकवाद, प्रादेशिकता और जातीयता की भावना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जबकि समाजवाद भारतीय प्रस्तावना में निहित है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो कौन एक दलीय प्रणाली अपनाता है? तो वो चीन है। कोई दूसरा दल होएगा ही नहीं, तो वोट किसको दोगे? तो एक दल कौन अपनाता है? चीन अपनाता है। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत शासन की समस्त शक्तियाँ एक सर्वोच्च दल में निहित होती हैं। केंद्र में केवल एक ही राजनीतिक दल या कम्युनिस्ट पार्टी है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार है वो स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है। स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है लोकपाल का विचार। लोकपाल या ओम्बुड्समैन का विचार स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है। ओम्बुड्समैन से तात्पर्य कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था से है जो कि पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकार और हितों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। तो ये क्या होती है? ये कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्थान होती है जो कि पर्यवेक्षक एजेंसियों के रूप में नागरिकों के अधिकार और हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। आधुनिक काल में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था का गठन 1809 में स्वीडन में किया गया था। तो ओम्बुड्स संस्थान का गठन कहाँ पे किया गया था? स्वीडन में 1809 में किया गया था। ये एक ऐसी संस्था होती है जो कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और इसका कार्य क्या होता है? नागरिक अधिकारों के और हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। और लोकपाल या ओम्बुड्समैन जो है ओम्बुड्समैन है, इसका विचार सबसे पहले स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया था। निम्नलिखित में से स्वतंत्र एवं स्वाधीनता में बाधक कौन है? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है केंद्रीकरण। संसाधनों का केंद्रीकरण लोकतंत्र में स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बाधक होते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचकों के अधिकार पर। जो लोकतंत्र है वो कब सफल होता है? जब आलोचकों के अधिकार होते हैं, अधिकारों पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता मूलतः आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर नागरिक समाज और प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे। तो यदि सरकार सफलतापूर्वक चाहते हैं कि लोकतंत्र हमेशा रहे तो सरकार पर नागरिक समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव हमेशा बना रहना चाहिए। इसके लिए आलोचना का अधिकार नितांत आवश्यक है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आलोचकों के अधिकार के समर्थक थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भी आलोचकों की अधिकार की बात कही थी या समर्थक थे। भारत में राज्य के किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग की गई है? तो भारत में किस राज्य क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग की गई है? तो विधायिका, वित्तीय और प्रशासनिक में अधिक मांग की जाती है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में? तो भारत चाहते हैं कि विधायिका में, प्रशासनिक में और वित्तीय में उनके लिए अधिक अधिकार दिए जाएं। भारत में राज्य में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों क्षेत्रों में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा या क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल भाषा को श्रेष्ठ या क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा या क्लासिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। किन किन को? 4 भाषाएं तो होगी। कौन कौन सी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा को श्रेष्ठ भाषाओं के अंतर्गत दर्जा प्राप्त है। टाटा, सा, कन्नड़। शक्ति का विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था?
शक्तियों के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? ये विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। वो विकेंद्रीकरण करके लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को ज़्यादा सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी का समर्थन प्राप्त था विकेंद्रीकरण के लिए। गांधी जी द्वारा शक्तियों के विकेंद्रीकरण की वकालत की गई थी, क्योंकि विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। गांधी जी इसके लिए ग्राम स्वराज की बात करते थे। गांधी जी इसके लिए ग्राम स्वराज की बात करते थे। लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? लोगों की सहमति का अर्थ होता है अधिकांश लोगों की सहमति। लोगों की सहमति का अर्थ क्या होता है? अधिकांश लोगों की सहमति। लोगों की सहमति का अर्थ होता है अधिकांश लोगों की सहमति। सर्वोच्च संप्रभुता किस में निहित होती है? तो सर्वोच्च संप्रभुता राज्य में निहित होती है और जनता में। राज्य के चारों तत्वों में संप्रभुता को राज्य का सर्वोच्च अनिवार्य लक्षण माना गया है। देखो जो दिए गए हैं ना, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? राज्य। राज्य को सर्वोच्च एवं अनिवार्य लक्षण माना गया है। प्रजातीय भेदभाव इसका उल्लंघन होती है? तो प्रजातीय भेदभाव उल्लंघन होती है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। तो प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन होती है? तो प्रजातीय भेदभाव उल्लंघन होती है सामाजिक समानता का और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। प्रजातीय भेदभाव सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता का उल्लंघन माना जाता है। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप कहाँ से ली गई है? तो एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन लिया गया है फ्रांस से। मतलब उदाहरण लिया नहीं गया है, वहाँ का उदाहरण है। एकात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के समरूप फ्रांस का संविधान में देखने को मिलती है। फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय किया गया है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए? तो ये किसका सिद्धांत था कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए? तो ये संवैधानिक सरकार के अंतर्गत सभी सरकार का निर्माण संवैधानिक नियमों के आधार पर किया जाता है। जो सरकार होती है उसका निर्माण कैसे होता है? संवैधानिक नियमों के आधार पर होता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए। प्रत्येक को अपने शिक्षा या क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका था? प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार के सिद्धांत पर प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार किस सिद्धांत पर लागू था? तो यह साम्यवादी का सिद्धांत। किसका है? साम्यवादी का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति बताई गई थी। मतलब समाजवादी बात किसने की गई थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाजवादी क्रांति के बाद साम्यवादी व्यवस्था का उदय होगा। मतलब समाजवादी के बाद क्या होगी? साम्यवादी व्यवस्था का उदय होगा। उनने यह नारा दिया था कि प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। के स्थान पर प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मतलब क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो किसने दिया था? मार्क्सवाद ने दिया था। और इन्हें समाजवादी ने बात कही थी कि समाजवादी के बाद क्या होगी? साम्यवादी व्यवस्था का उदय होगा। लोकतांत्रिक का उदय सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो बुनियादी सिद्धांतों में से कौन सा है? तो लोकतंत्र के उदय सिद्धांत में निम्नलिखित में दो बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था? जॉन लॉक ने किन पर जोर दिया था? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर और संपत्ति के अधिकार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर और संपत्ति के अधिकार पर जॉन लॉक ने जोर दिया था लोकतंत्र के उदय के लिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति के अधिकार ही दो बुनियादी सिद्धांत हैं जिनको जॉन लॉक ने, मतलब संपत्ति को लॉक नहीं करो और वयस्क मताधिकार को लॉक नहीं करो, तो इन्हें लोकतंत्र के लिए जोड़ दिया था। इसके लिए सामाजिक पद का अधिकार क्या होता है? तो सामाजिक पद का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। सामाजिक पद का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है।
न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किन के द्वारा जोर दिया गया है? तो न्याय के आर्थिक आयाम पर जोर दिया गया है समाजवादी द्वारा। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? समाजवादियों द्वारा। न्याय के आर्थिक आयाम पर किसके द्वारा बल दिया गया है? तो न्याय का आर्थिक आयाम बनाना चाहिए समाजवादियों के द्वारा। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग होती है। सामाजिकवादी जो समाजवादी होते हैं वो न्याय के आर्थिक आयाम पर बल देते हैं। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें संवैधानिक विधि और समान विधि में कोई अंतर नहीं है? मतलब इसमें संवैधानिक विधि और सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है, तो यूके में। मतलब वहाँ पे समान विधि भी सेम है और जो संवैधानिक विधि भी है वो भी समान है यूके में, क्योंकि यूके का संविधान एक आलिखित संविधान है। यहाँ पर रीति रिवाज, परंपराएं और न्यायिक व्यवस्था आदि ही संविधान के स्रोत होते हैं, इसलिए वहाँ पे संवैधानिक विधि और सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक होता है? तो बृहत्तर भारत एक सांस्कृतिक एकता का द्योतक होता है। बृहत्तर भारत किसका द्योतक होता है? तो ये सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, जबकि विभिन्न प्रकार की संस्कृति यहाँ पर विद्यमान करती हैं, इसलिए इसको बृहत्तर भारत सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। जो बृहत्तर भारत है वो क्या है? एक सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। राज्य की या राजा की निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राजा की निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन कौन करता है? तो ये करती है थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लिवियाथन में राजा को निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन माना था। तो ये किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था 1651 में अपनी पुस्तक लिवियाथन में कि राजा को निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन होना चाहिए। किस देश में वित्तीय विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किए जाते हैं? तो किस देश में जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किए जाते हैं? तो जर्मनी में। जर्मनी में जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो विधानसभा के ऊपरी सदन में पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से बहु कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा है? तो बाहुल्य कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। बाहुल्य कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड है। बोर्डूंग सम्मेलन इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। तो बोर्डूंग सम्मेलन, तो ये संबंधित किससे है? तो बोर्डूंग सम्मेलन है गुट-निरपेक्ष आंदोलन से। बोर्डूंग सम्मेलन किससे संबंधित है? मील का पत्थर है तो गुट निरपेक्ष से। बोर्डूंग नहीं करना, एक गुट बनाओ, निरपेक्ष रहो। तो बोर्डूंग सम्मेलन अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में इसको इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। एशिया और अफ्रीकी देशों के नेताओं ने जो सिद्धांत स्वीकार किया था उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ करने हेतु बहु सहायता मिली थी। इसमें क्या हुआ था? दो एशिया और अफ्रीकी देश ने गुट निरपेक्ष बनाया था, उसके लिए मील का पत्थर कौन शामिल हुआ था? बोर्डूंग सम्मेलन हुआ था, जो कि 1955 में हुआ था। इसी के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हो पाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हो पाई थी? बोर्डूंग सम्मेलन से, जो कि 1955 में हुआ था इंडोनेशिया में। 3 प्रमुख राजनेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष प्रारंभ किया था, तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, फिर केंथित टीटो थे और गमाल अब्दुल नासिर थे। देखो कौन कौन थे? पहले अपने भारत के जवाहरलाल नेहरू, इनने अपने टीटो बनवाया, और कौन सा था? बहुत सारे माल दे के बनवाया था, गमाल अब्दुल नासिर। 3 सदस्य थे जिनने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ये बोर्डूंग जो सम्मेलन हुआ था 1955 में इंडोनेशिया के बाद इसको बनाया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने किया था, और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे टीटो, यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो ने इसमें योगदान दिया था। इसमें 3 नेताओं के प्रयासों से इसको 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? 1961 में बेलग्रेड में इसको शामिल किया गया था, पहला सम्मेलन।
कौन कौन नेता थे? नेहरू जी थे, टीटो थे और गमाल अब्दुल नासिर थे। गबुल अवाल नशीब कहाँ के थे? मिस्र के थे। टीटो अपने यूगोस्लाविया थे और अपने नेहरू जी भारत से थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की कूटनीतिगत संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था। निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कूटनिरपेक्ष या कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो ये कौन थे? रिचर्ड निकलसन। रिचर्ड निकलसन ने 1969 से 1974 तक की अवधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। निकलसन ने 1972 में कूटनीतिगत संबंध के लिए चीन का दौरा किया था। निम्नलिखित में से 3 जोड़ी गलत हैं, इसमें से सही जोड़ी को ढूंढिए। लिखित संविधान अमेरिका का है, ये तो इतना सही ढूंढना है। तो सार्क द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। सार्क क्या है? द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। देखिए इंग्लैंड का संविधान कैसा है? तो ये एक आलिखित संविधान है जो कि विकसित किया गया आलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा को नहीं वरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को निर्देश अधिकार प्राप्त है। देखो जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है उसको मतलब वीटो शक्ति निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसको निषेधाधिकार प्राप्त है। सार्क जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, यह एक बहुपक्षीय संगठन है। इस संविधान के अनुसार इसमें एक मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाना वर्जित होता है, मतलब दो पक्षीय मुद्दे नहीं उठा सकते, बहुपक्षीय संगठन है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और जो निर्देशाधिकार होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को होते हैं। और अमेरिका का जो संविधान है वो संघीय शासन व्यवस्था है और इंग्लैंड का आलिखित संविधान है। सरकार की जो स्थिरता है खालिस्तान में अस्तित्व होती है, तो जो सरकार की स्थिरता होती है वो क्या है? राष्ट्रपति के शासन में अवधांश होती है। सरकार की स्थिरता राष्ट्रपति शासन के अश्वस्त होती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति किसी वर्ष की उत्तरदायी की बंधी नहीं होती, मतलब ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी से बंधित नहीं होती। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अस्तित्व होती है, जो सरकार की स्थिति होती है वो किससे अस्तित्व होती है? राष्ट्रपति से होती है। अध्यक्षात्मक शासन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? जो अध्यक्षात्मक शासन के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं और ये स्वतंत्र होती हैं। ना तो कार्यपालिका विधायिका का अंग होती, मतलब भंग कर सकती है, और ना ही जो न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो न्यायपालिका होती है वो भी स्वतंत्र होती है, तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसी प्रकार जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती। इसलिए जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है इसमें शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली होती है, जो संसदीय प्रणाली वाली संस्थान होती है उसको जाना जाता है उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली में कार्यप्रणाली या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका विश्वास खो देने पर वो कायम नहीं रहेगी। यदि उसका विश्वास खो देगी तो वो कायम नहीं रहेगी। इस प्रकार विधायिका के सदस्य जनमत के प्रति उत्तरदायी ग्रहण करते हैं। तो जो इस प्रकार जो विधायिका होती है वो सदस्यों के जनमत के प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। यदि वे
जनमत का विश्वास खो देते हैं तो दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते। यदि वो अपने जनमत का विश्वास खो देते हैं तो दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते। जो संसदीय प्रणाली होती है वो किसके प्रति, सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। वह कार्यपालिका विधायी पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है। यदि वो विधायिका का अपना बहुमत खो देती है, विश्वास खो देती है, तो वो नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती। इस प्रकार विधायिका के सदस्य जनमत के प्रति उत्तरदायी धारण ग्रहण करते हैं और जनमत में विश्वास खो सकते हैं और निर्वाचित नहीं हो पाते। फेबियन संघ का घनिष्ठ संबंध किससे है, तो फेबियनवाद का जो घनिष्ठ संबंध है वो प्रजातांत्रिक समाजवाद से, मतलब प्रजातांत्रिक संघवाद से किसका संबंध है, फेबियनवाद का संबंध है। फेबियनवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह विचारधारा समाजवाद का स्थापना करती है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर बल देती है। फेबियनवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह समाजवाद की स्थापना पर प्रजातांत्रिक पर बल देती है। इसमें समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण समर्थन नहीं है। इसका मतलब इसमें क्रांतिकारी दृष्टिकोण नहीं है समाजवाद के लिए, बल्कि विचारधारा पर समाजवाद के लिए बल दिया गया है। यह एक मध्यम वर्गीय विचारधारा थी जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के मन से समाजवाद के प्रति संशय को दूर करना था। इसके विचार क्या था, तो मध्यम वर्गीय विचारधारा थी जिसका उद्देश्य क्या था, मध्यम वर्ग के मन से समाजवाद के प्रति संशय को दूर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति महासभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, मतलब महासभा के सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। महासचिव का कार्यभार ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करती है, तो महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करती है, महासभा द्वारा की जाती है, जो कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। प्रक्रियात्मक मामले पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा लिए जाते हैं। जो प्रक्रियात्मक मामले होते हैं उसमें सुरक्षा परिषद के निर्णय 10 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाते हैं। प्रक्रियात्मक मामले में सुरक्षा परिषद के निर्णय 10 सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य माना जाता है, तो किसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों का स्थायी सदस्य माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसके समय जो मित्र राष्ट्र थे उनकी सेनाओं की जो शक्तियां थी उनके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य माना जाता है। गठन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन गए थे ऐसे सभी मित्र राष्ट्र की सेना की 5 बड़ी शक्तियां थीं, जो कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद सोवियत संघ की जगह रूस को सुरक्षा परिषद में स्थान दिया गया था। निम्नलिखित में से किस सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकृत किया था, तो निम्नलिखित में से किस सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकृत किया गया था। मानव अधिकार घोषणा को अंगीकृत किया गया था 1948 में अंगीकृत किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा के मसौदा पर 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया था, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद थे, तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया है, तो 10 सितंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता, तो बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के आधार पर कौन सा अधिकार है जो कि अधिकार नहीं माना जाता है, तो वो है रोजगार का अधिकार। इनके लिए अधिकार नहीं माना जाता, बल्कि पीने की सुरक्षित पानी, रहन सहन के उचित स्तर और शोषण से रक्षित, ये उनके मूल अधिकार माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के आधार पर रोजगार को बच्चों का अधिकार नहीं माना जाता। बाल
अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो रोजगार का अधिकार। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अधिकार में एक मूलभूत अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा अधिकार है। शोषण से संरक्षण अधिकार है और शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन रोजगार इनका अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नहीं है? तो विवाह का अधिकार भी इनके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि समुचित जीवन स्तर आता है, पेयजल आता है और शिक्षा आती है, लेकिन विवाह और रोजगार इसके अंतर्गत नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत विवाह को शामिल नहीं किया गया है। नीचे दिए गए को सम्मिलित करना है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? इसमें जो शक्तियाँ होती हैं उनका पृथक्करण कर दिया जाता है। शक्तियों का पृथक्करण किसमें किए जाते हैं? अध्यक्षात्मक प्रणाली में किया जाता है। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली होती है अपनी कार्यपालिका विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, मतलब कार्यपालिका विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होंगे तो अपनी संसदीय प्रणाली लागू होगी। संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली क्या होगी? शक्तियों का विभाजन करती है। संघीय प्रणाली क्या करती है? शक्तियों का विभाजन करती है। और एकात्मक प्रणाली क्या होती है? शक्तियों का एकांद्र, मतलब एक पकड़ के रखती है, संकेंद्रण करके रखती है। तो इसके साथ अपना सी सही है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण, अध्यक्ष है लेकिन वो अपनी शक्तियों का क्या कर देगा? पृथक्करण कर देगा। संसदीय प्रणाली, इसमें क्या होती है? जो कार्यपालिका होती है और विधानमंडल होते हैं उसके बीच में संबंध, घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं संसदीय प्रणाली में। संघीय प्रणाली में क्या होती है? शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय प्रणाली में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। और एकात्मक प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण होता है। अब नीचे दिए गए संगठन और उनके मुख्यालय, कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहला आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का है तो वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ पे बनाया गया है? वियना में बनाया गया है। खाद्य और कृषि संगठन है अपना रोम में। कहाँ पे बनाया गया है? खाद्य और कृषि संगठन रोम में बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैधानिक सांस्कृतिक संगठन पेरिस में बनाया गया है। उसका पेरिस में इसका गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन रोम में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैधानिक सांस्कृतिक संगठन पेरिस में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना जिनेवा में स्थित है। वियना। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक माना जाता है प्लेटो को। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक और राजनैतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। जो आदर्शवाद है तो इसका जनक यूनानी दार्शनिक और राजनैतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया था। इस सिद्धांत को चरम उत्कर्ष हीगल के विचार पर देखा जाता है। तो हीगल तो आदर्शवाद प्लेटो जी। आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो है। और इसका जो विचारधारा है वो किस में देखी जाती है? हीगल की विचारधारा में देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का एक डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसको दो शब्दों से, डेमोस जिसका अर्थ होता है पीपल या लोग, और क्रेटोस जिसका अर्थ होता है रूल या शासन। तो जनता का शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संक्षिप्त या सांकेतिक रूप है? तो द्वंद्व न्याय सांकेतिक रूप है। तर्क वितर्क और विचार के बाद सत्य का पता लगाने के लिए, तर्क वितर्क और चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाने के लिए क्या होता है? द्वंद्व न्याय का प्रतिपादन किया गया है। द्वंद्व न्याय तर्क वितर्क चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाने के लिए सफल संकेत करता है। सितंबर 1948
अनुवाद के बाद लैंड माइन संधि एक विश्वव्यापी नियम बनाया गया था। तो 1998 में लैंडमाइन संधि को एक विश्वव्यापी नियम बनाया गया था, तो बुर्किना फासो द्वारा। लैंडमाइन संधि को विश्वव्यापी नियम बनाया गया था बुर्किना फासो को 1998 के बाद। सितंबर 1998 में बुर्किना फासो के अनुवाद के बाद लैंडमाइन संधि को विश्व में लागू कर दिया गया था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक के द्वारा किया गया था। नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लॉक ने। नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया था लॉक ने। तो इनने क्या कहा था? इसने एक ट्रीटी बनाई थी गवर्नमेंट की और इन्हें लिखा था कि जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को लॉक नहीं किया जा सकता। मतलब नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत क्या है? इनका प्रतिपादन लॉक ने किया था। इसमें 3 सिद्धांत दिए थे जो कि अधिकार थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इसको प्रतिपादित किया था। लॉक ने ट्रीटीज हुई थी, लॉक कर दिया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य का सबसे पहले प्रयोग किया था मैकियावेली ने। राज्य वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तु ने। मानव एक सामाजिक प्राणी है और यह प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु द्वारा कहा गया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना की समर्थन किया गया था लॉक के द्वारा। इनकी पुस्तक क्या थी? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। क्योंकि लॉक हैं वो व्यक्तिक राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने वाले और नियुक्ति करने के अधिकार प्रदान करने की पैरवी की थी, इसलिए लॉक को राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थक माना जाता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थक किनको माना जाता है? लॉक को माना जाता है। जबकि ऑस्टिन को वैधिक संप्रभुता या विधिक मतलब विधि के द्वारा संप्रभुता है वो कहा था ऑस्टिन ने, मतलब ऑस्टिन ने कहा था। और लॉक ने क्या कहा था? राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थक माना जाता है। रूसो को जन संप्रभुता का समर्थक माना जाता है, मतलब हर जन को क्या होती है? रूसी होती है ना, तो रूसो क्या कहा जाता है? जन संप्रभुता। ऑस्टिन मतलब अच्छे से नहीं किया ना तो विधि, अपन क्या बोलते हैं थोड़े डांट के करवाते हैं ना विधि से काम, तो विधिक। ऑस्टिन। लॉक ने क्या कहा था? राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक शास्त्र को आयर्थ शास्त्र किसने कहा था? तो राजनीतिक शास्त्र को आयर्थ शास्त्र कहा था वाइस ने राजनीतिक तंत्र को आयर्थ या अर्थ शास्त्र कहा था। राजनीतिक शास्त्र को मेट्रोलॉजी की तरह बताया था। इन्हें क्या कहा था? मेट्रोलॉजी की तरह बताया था वाइस ने। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या फिर पशु, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। वह व्यक्ति जो स्टेट में नहीं रहता तो वो क्या हो सकता है? या संत हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अर्थात नागरिक को एक सामाजिक जंतु बताया था, जीव जो भी है, मानव बताया था, तो पशु बताया हो सकता है। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कहा था रूसो ने। रूसो ने कहा था कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्तियों का पालन करने में है। यह कथन किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सदा जंजीरों से बंधा रहता है? तो ये कहा था रूसो ने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो जंजीरों से बंधा रहता है, ये रूसो ने कहा था। तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सदा जंजीरों से बंधा रहता है। रूसो के अनुसार सामूहिक इच्छा से बने राज्य में यह अनिवार्य और सार्वभौमिक कर्तव्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे।
भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है, गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण को प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने कहा था कि गांव की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्त किसकी कृति है? तो ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, ये कहा था कारपेंटर ने। ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, तो ये युक्ति कारपेंटर ने अपनी पुस्तक टूवर्ड डेमोक्रेसी में कहा था। तो टूवर्ड डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? तो कारपेंटर की है। इनने कहा था ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये प्लेटो ने कहा था। उपयुक्त सिद्धांत में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में कहा था, आदर्श राज्य के सिद्धांत में कहा था कि एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। यह किसने कहा था कि मानवीय प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो मानव प्राकृतिक रूप से क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तू ने। अरस्तू ने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, और अरस्तू की अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा था। अरस्तू की बुक कौन सी थी? पॉलिटिक्स थी। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो किस देश में संघीय सरकार है? तो यूएसए में संघीय सरकार है। संघीय सरकार का प्रचलन अमेरिका में किया गया है। इस प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता के साथ लिखित और कठोर संविधान है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है, और जो शक्तियों का है वो स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन कठोर संविधान है और लिखित संविधान है। संविधान में यह संघीय शासन की विशेषता होने के कारण बहुधा या अर्ध संघीय प्रकृति वाला संविधान कहा जाता है। संघीय शासन है यहाँ पर। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। यहाँ की संसद सर्वोच्च होती है, एकात्मक शासन पद्धति पर विद्यमान होती है। भारत में ब्रिटेन के समान ही संसदीय प्रणाली अपनाई गई। भारत में भी कैसे अपनाई गई है? ब्रिटेन के संविधान के अकॉर्डिंग संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, किंतु हमारी संसद प्रभु संपन्न नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा पारित विधायिका का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। मतलब अपने यहाँ की जो संसद होती है वो प्रभुत्व संपन्न नहीं होती, और इसमें जो न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। संसद की सबसे पहली प्रधानमंत्री किस देश में थी गई? तो भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री चुनी गई थी अपने श्रीलंका की। संसार की पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की सेरिमाबो भंडारनायके थी, जो वे 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। पहली बार वो 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1965 तक चुनी गई थी, और दूसरी बार 22 मार्च 1972 से 23 मई 1977 तक चुनी गई थी, और तीसरी बार 14 नवंबर 1994 से 10 अगस्त 2000 तक पद पर रही थी। इनका जन्म 17 अप्रैल 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 2000 को हुई थी। भंडारनायके पहली प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की और किसी भी देश की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से जुड़ी संकल्पना है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था और हीगल की प्रेरणा से लेकर। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद से जुड़ी संकल्पना है और कार्ल मार्क्स के हीगल से प्रेरणा लेकर किया गया था। इसमें इस संकल्पना को इतिहास की व्याख्या करने के लिए अपनाया गया था। इसके अनुसार संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों विचारों के संघर्ष का परिणाम है। जितने भी
सामाजिक परिवर्तन है वो कैसे हैं? विकास परिपथ विरोधी तत्वों और विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। तो ये किससे लिया गया है? समाजवाद का जुड़ा हुआ है और मार्क्स के बाद कार्ल मार्क्स ने इसको दिया था और हीगल से प्रेरणा ली। कौन सा देश है अब राज्य द्वारा शासित होता है? तो अभी सऊदी अरब अभी राज्य के द्वारा शासित होता है। सऊदी अरब वर्तमान में राजशाही के अधीन देश है। यह मध्य एशियाई देश है। हाल ही में यहाँ पर लोकतंत्र आंदोलन की भांति लोगों का राजशाही के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। सीटीबीटी व्याप्त करता है। क्या करता है? सीटीबीटी क्या व्याप्त करता है? तो ये शस्त्र नियंत्रण उपाय को व्याप्त करता है। सीटीबीटी का तात्पर्य व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि होता है। व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि होता है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है। यह विश्व भर में किए जाने वाले सभी परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए लगाई जाती है। इसको संधि को 10 सितंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकारा गया था। भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये क्या है? सीटीबीटी तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसको विश्व भर में 1996 में अपनाया गया था 10 सितंबर को। वायु अधिकारों में सम्मिलित संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है? तो वायु अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के रूप में ICAO मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। तो क्या कौन करता है? ICAO मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है वायु अधिकारों के संबंधित में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संबंध में। वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवाद में ICAO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक उड्डयन संगठन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 7 दिसंबर 1944 के शिकागो अभिसमय के द्वारा किया गया था। 4 अप्रैल 1947 को इसको संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण माना गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित था। तो वायु अधिकारों में कौन मध्यस्थ कर सकता है? तो ICAO द्वारा इसमें मध्यस्थता की जाती है, जो कि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसमें मध्यस्थता कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो जन इच्छा की जो संकल्पना है उसका समर्थन किया था रूसो ने। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन रूसो ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि सर्वोपरि सार्वभौमिक सत्ता जनता में निहित होती है, अर्थात यह सत्ता जनता की ही होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति या संस्था के हाथ में। तो सर्वोपरि क्या होती है? सर्वोपरि जनता की इच्छा होती है। तो ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था सोशल कॉन्टेक्स्ट में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के बाद सबसे बाद का देश कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने वाला सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र बना था? तो पूर्वी तिमोर बना था। वर्तमान में यूएनओ में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 197 है। इसमें प्रश्नों में दिए गए जो पूर्व तिमोर है वो 2002 में यूएनओ का सदस्य बना था 1991 में, और इसके बाद 2009 में बना था मोंटेनेग्रो, तथा 2011 में क्या बना है? साउदी सूडान बना है। 2011 में क्या बना है? दक्षिण सूडान बना है। और 2006 में मोंटेनेग्रो बना था। 2002 में कौन बना था? तो तिमोर बना था, पूर्वी तिमोर। अभी कितने हैं? 193 इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम शासकीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शासकीय भाषा है अरबी। वर्ष 1973 में प्रस्ताव संख्या 3190 XXVII के तहत जो अरबी भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक और कार्यकारी भाषा हेतु स्वीकृत प्रदान की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम शासकीय भाषा कौन सी है? अरबी है। उल्लेखनीय है कि चीनी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा पूर्व ही दिया जा चुका है। 1973 में 3138 के तहत इसे कार्य
भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। महासभा में 1 जनवरी 1983 को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अरबी को कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1983 को इसको अरबी भाषा को स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से इच्छा सर्वोपरि शासन संभव है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में इच्छा स्वेच्छाधारी शासन संभव है? तो स्वेच्छाधारी है एक दलीय राज्य के लिए। एक दलीय शासन व्यवस्था में यदि शासन उत्तरदायी नहीं है तो स्वेच्छाधारी शासन संभव प्रतीत होता है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था में यदि शासन उत्तरदायी नहीं होता तो स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था प्रतीत होती है। पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग, पिछला मतलब इपेक, पिछला एशिया पैसिफिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये सिडनी में हुआ होगा, जब 2007 का है ये, है ना। तो ये अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। लोकतंत्र के 2 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के 2 मुख्य रूप हैं, एक प्रत्यक्ष होता है या फिर एक अप्रत्यक्ष होता है। लोकतंत्र के 2 रूप माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है? जब प्रभुसत्तावान जनता प्रतिनिधित्व मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण, कानून बनाती है और प्रशासन अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण करती है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब सब प्रत्यक्ष हो रहा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जा रहा है। मतलब वो खुद भाग लेगी, मतलब खुद नीति का निर्धारण करेगी, कानून बनाएगी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी खुद नियुक्ति करेगी और नियंत्रण भी करेगी। तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहलाता है? जब प्रभुसत्तावान जो जनता होती है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका शासन करवाती है, तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग नीति निर्माण कार्य प्रशासन सीधे भाग लेते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? नीति निर्माण में, कार्य में और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। तो वो क्या होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के अंतर्गत आता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा इसका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायतों के 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक के संबंध में ग्राम सभा के सभी नागरिक भाग लेते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मानी जाती हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष दूत निम्नलिखित में से कौन है? तो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष दूत कौन है? तो ये अभी नहीं आएगा, है ना, लखविंदर जो भी थे। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से ली गई है? तो छाया मंत्रिमंडल की जो रीति है वो कहाँ से ली गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। छाया मंत्रिमंडल की जो रीति है वो कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले लागू की गई थी? तो सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले लागू की गई थी चीन में। सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का प्रथम बार प्रतिनिधित्व किया है? तो सबसे पहले किसने प्रतिनिधित्व किया था यूनेस्को का? तो ये थे अपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यूनेस्को में पहली बार प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। यूनेस्को में प्रथम बार प्रतिनिधित्व राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार 23 दिसंबर मतलब 23 दिशाओं से आया था। 23 दिसंबर 2004 को संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर 11 मई 2005 को लोकसभा से और 12 मई 2005 को राज्यसभा से इसको स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी में लागू कर दिया गया था। तो कब किया गया है? तो 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू कर दिया गया था और लोकसभा की 11 मई को और 12 मई को राज्यसभा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से
इसका मिलान सही नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम कौन सा है अपने यहाँ पे, 1955 है। गर्भ चिकित्सीय समाधान अधिनियम 1971, तो गर्भीय चिकित्सीय समापन अधिनियम कौन सा है, 1971। महिलाओं की घरेलू हिंसा अधिनियम, ये नहीं 90 नहीं है बल्कि 2005 है यहाँ पर, है ना। और महिलाओं की क्रूरता तो 1995 में है। हिंदू विवाह कब है, तो 1955। हिंदू विवाह अधिनियम कौन सा है, 1955। गर्भ की चिकित्सीय समाधान 1971। महिलाओं की क्रूरता है 1995। घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 1905 में दिया गया है। तो महिलाओं की जो घरेलू हिंसा है 2005 में दी गई है, ना कि जो दिया गया था ऑप्शन उसके तहत। इस अधिनियम के उद्देश्य से ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी भी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, उन्हें अधिकार इसमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, हिंदू विवाह 1955, गर्भ की चिकित्सीय समापन 1971, घरेलू हिंसा 2005 और क्रूरता ये दी गई है 1995 में। भारत में सांप्रदायिकता के विषय का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में सांप्रदायिकता के मुख्य विषय का मुख्य कारण क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण सांप्रदायिकता का विकास हुआ है। भारत में संप्रभुता के विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन का होना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक आर्थिक विकास प्रक्रिया और आधुनिकीकरण ने अर्थव्यवस्था असंतुलन एवं विषमताओं को जन्म दिया है। तो आधुनिकीकरण में आर्थिक असंतुलन और विषमताओं को जन्म किसने दिया है, तो आधुनिक आर्थिक विकास प्रक्रिया की विषमताओं को जन्म दिया है। क्या कारण है इसका, सांप्रदायिकता का विकास का, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षित नहीं है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है, तो बोडो बना है असम में। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है असम में। असम राज्य के अंदर बोडो प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2003 को की गई। 10 फरवरी 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुसत्ता था, तो 1977 तक भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुसत्ता थी। वर्ष 1951 से 1952 से वर्ष 1977 तक भारत में सिर्फ एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही प्रभुसत्ता थी। 1977 में लोकसभा चुनाव में यह बुरी तरह से पराजित हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला संधि कब हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि हुई थी 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर की गई थी। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाक की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें शामिल थे। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की नीति पर हस्ताक्षर किए थे, तब रूसी नेता कौन थे? जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग की संयुक्त नीति अपनाई गई थी, तब रूसी नेता थे लियोनार्ड वेज़नेव। अगस्त 1971 में रूस के नेता लियोनिड वेज़नेव और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे? 1971 में किए गए थे। रूसी नेता लियोनिड वेज़नेव और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में शांति, मित्रता और सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न संबंध इंद्रधनुषीय गठबंधन शब्द किससे दिया गया है? तो
राजनीति और नीतियों से संबंध इंद्रधनुषीय गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था बराक ओबामा ने। इंद्रधनुषीय गठबंधन शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिया गया था। मतपत्र को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो मतपत्र को सबसे पहले प्रयोग किया था ऑस्ट्रेलिया ने। मतपत्रों में का सबसे पहले सन 1857 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में प्रयोग किया गया था। तो बैलेट पेपर का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1857 में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य के में प्रयोग किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के कार्य करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसको सन 1974 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल खेती में भारत के मानकीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो कौन सी फसल जो सुप्रीम कोर्ट ने निषिद्ध की है? तो वो की है आनुवांशिकता रूपांतरित बैगन की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया गया है? इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए अनुबंधित कर दिया गया? तो आनुवांशिक रूपांतरित जो बैगन है उनके लिए रोक लगा दी गई है। थैंक यू सो मच गाइस। इसके साथ हमारा पॉलिटी के सेशंस खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।